नमस्कार। मैं हूँ मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के एक तरह से भारत पे नए सैंक्शन पर। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो एक तरह से बेइंतहा कर दी है और अब ऐसा लगता है कि अमेरिका दुनिया में अब अपना सबसे बड़ा खतरा भारत देश को मानने लगा है। दोस्तों, ऐसा लगता है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यानी बल्कि और उससे पहले जाएं, जब राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ही धमाकेदार अमेरिका की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उन्होंने तमाम घोषणाएं की कि उनके राष्ट्रपति के पदभार जनवरी में संभालने के बाद ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन में तमाम तरीके की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो अमेरिका का एक तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड में जो पूरी दुनिया में चौधराहट थी, वह अमेरिका ग्लोबल लीडर बनने के बजाय अमेरिका फर्स्ट, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दुनिया के तमाम इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंटरेस्ट हैं उसमें केवल अमेरिका को ध्यान में रखना। पहले अमेरिका जहां दुनिया के एक लीडर के रूप में तमाम चीज़ों में, मिलिट्री में, डिप्लोमेसी में, फॉरेन रिलेशन में, रिजीम चेंज में और न जाने दुनिया की तमाम समस्याओं को लेकर बजट का आवंटन करता था, मिलिट्री उसकी इन्वॉल्व होती थी। अमेरिका के मतलब कि लीगल, पार्लियामेंट्री और तमाम चीज़ों में दुनिया की तमाम इशूज जो है वो शामिल हुआ करती थी। अमेरिका के घरेलू मसले बेशक होते थे, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन या अमेरिका के अंदर जो गन कल्चर है इसकी भी बात होती थी, लेकिन कहीं न कहीं दुनिया के तमाम इलाकों में, चाहे वो मध्य पूर्व हो, चाहे फार ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, नॉर्दर्न एशिया हो, या साउथ और नॉर्थ कॉपरेशन हो, नाटो हो, अलग अलग तरीके के समस्याएं अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक तरह से केंद्र में रहा करती थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने जब शपथ ग्रहण जब उन्होंने वो कराया, तो उसमें अपने सबसे कथित अच्छे मित्र कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी को आमंत्रित नहीं किया, भारत के विदेश मंत्री को आमंत्रित किया गया। तो उसी समय इस बात को बड़ा ही लोगों ने शिद्दत से महसूस किया कि जिस भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपना दोस्त कहने से नहीं हिचकते, बूजम फ्रेंड कहते, लगातार कहते वो बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब अमेरिका के भारत से जो बायलैटरल रिलेशन या डिप्लोमेटिक रिलेशन या अलग अलग मुद्दों पर उनके किए जा रहे फैसले जब हुए, तो सबसे पहले कि शपथ ग्रहण में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया। फिर उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहल से अमेरिका की यात्रा पर गए और दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप से मिले, कई सारे समझौते हुए। लेकिन एक आध बातें ट्रंप अपने पहले रिजीम में भी कहा करते थे कि भारत ने कहीं न कहीं अमेरिका से इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है और वह टैरिफ उन्हें कम करना होगा, नहीं तो रेसिप्रोकल टैरिफ हम भी काफ़ी लगाएंगे। लेकिन सवाल केवल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जो बहुत पुरानी पॉलिसी थी, हर रिजीम की पॉलिसी थी कि कश्मीर के मामले में वो किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहीं न कहीं भारत के उस मौक़िफ़ को वायोलेट करके ऑपरेशन सिंदूर में पहले तो श्रेय लिया कि हमने ये ऑपरेशन सिंदूर को जो है ख़त्म कराया और भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम कराया। फिर उन्होंने ये बयानात दे दिए कि कश्मीर 1000 साल की समस्या है, जबकि 1000 साल की समस्या नहीं है, 1947 के बाद की समस्या है। पहले ग्रेटर इंडिया हुआ करता था, राष्ट्रपति ट्रंप को ये जानना चाहिए था। और वो कहते हैं कि 1000 साल के पुराने मुद्दे में वो अपनी मध्यस्थता करने को स्वीकार है, और उन्हें यह नहीं पता कि अमेरिका के एक से एक पावरफुल प्रेसिडेंट आए, किसी ने ये कहने की हिमाकत नहीं की और भारत पे दबाव डालने की कोशिश नहीं की कि वह कश्मीर के मसले पर वो मध्यस्थता करेगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए विख्यात हैं। जब पहली बार जब वो राष्ट्रपति थे और गलवान वैली में
जब चीन का वहाँ अतिक्रमण हुआ तो उस समय भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत और चीन के बीच वो मध्यस्थता करने को तैयार है। यह ठीक है कि चीन कहीं न कहीं अमेरिका का भी एक शत्रु देश है, भारत का भी शत्रु देश है, और इस बहाने भारत और अमेरिका के बीच नज़दीकी बढ़ी तो उस बयान का कुछ तो मायने निकलता है। हालांकि भारत ने उस समय भी बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो यह बयान कि उन्होंने युद्ध विराम में भूमिका निभाई है, न्यूक्लियर वॉर को रोका है, कश्मीर पे मध्यस्थता करने को वो तैयार हैं, भारत को ये नागवार लगा। और फिर उसके बाद उनका जो उनका टाइम लाइन आया कि उनका टैरिफ जो 1 अप्रैल को घोषित हुआ, और फिर शायद वो 90 दिन का उन्होंने समय दिया था। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील कोई फाइनल नहीं हुआ, और उन्होंने यह घोषणा की कि 25% जो है वह ड्यूटी वह भारत पर आरोपित करेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक थी। फिर उन्होंने रूस और यूक्रेन वार में भारत को घसीटा, और भारत ने जहाँ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके रूस यूक्रेन वॉर के बाद कच्चे तेल की खरीदारी रूस से ज़्यादा की, जो कि उसे सस्ता भी पड़ता था, और कहीं न कहीं पुराने स्ट्रेटेजिक साझेदार रूस के प्रति कहीं न कहीं वो सॉलिडारिटी भी थी कि आज युद्ध के दौरान उसकी कहीं न कहीं एक तरह से आर्थिक संबल देने का काम तेल इंपोर्ट करके भारत कर रहा है। वह भी राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छा नहीं लगा, और उस बहाने जब रूस और यूक्रेन वार को खत्म करने में उन्हें सफलता नहीं मिली तो गाहे बगाहे उन्होंने भारत को घसीटकर भारत के तेल इंपोर्ट पर जो है 25% की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई। और हैरत की बात यह थी कि अमेरिका अपने शत्रु देश चीन और रूस की तुलना में भी भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाने का काम किया, जो कि 50% था। बात यहाँ तक तो चलिए गतिरोध में बदल गई। एससीओ मीटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को कहीं न कहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति सी पिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों का इकट्ठा होना अमेरिकी राष्ट्रपति को एक तरह से कहीं न कहीं कुलबुला गया, उन्हें कहीं न कहीं हैरान कर गया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है फिर पासा फेंका दोस्ती का, फिर वो नरेंद्र मोदी के दोस्त होने की दुहाई दिए, और वो जो भी उनके बयानात आए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े सकारात्मक रूप लेकर उसको रिसिप्रोकेट किया, और उन्होंने आभार व्यक्त किया कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप उनके प्रति दोस्ती का भाव रखते हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जो कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर वह भी चलने वाले हैं, और उन्होंने अमेरिका में भी ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से वो इस बात को सीखते हैं कि जिस तरीके से वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो हम भी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। दोनों के बीच, दोनों फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट के बीच में एक संतुलन का बिंदु हमें तलाशना होगा। लेकिन ऐसे में जब टैरिफ को लेकर के गतिरोध अभी खत्म होने की बात हो रही थी, भारत और अमेरिका के वार्ताकारों के बीच में जो है बैठकें होने की बात हो रही थी, कहीं न कहीं पीयूष गोयल ने भी एक पॉजिटिव बयान दिया कि हम जल्दी ही अमेरिका के साथ समझौता करेंगे। और ये बात बड़ा अच्छा हुआ कि इधर भारत की इकोनॉमी लगातार तीव्र गति से और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में लगातार खबरों में आती रही, हर क्वार्टरली रिजल्ट यही बताते थे। जबकि यही राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने भारत का रुख अपने अनुकूल नहीं देखा तो अपने ईगो की शांति में भारतीय इकोनॉमी को डेड करार दिया, और तो और पाकिस्तान के आर्मी के सरबराह आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया। तो कुल मिलाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वह हरकत करते रहे, एक तरफ वो मोदी को अपना दोस्त बताते रहे और बाकी पीछे से वो हरकत करते रहे जो और विगत के अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने नहीं किया। यहाँ तक कि कोल्ड वार के पहले भारत और अमेरिका के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वह भी कोल्ड थे, लेकिन एक औपचारिकता थी, दोस्ती की औपचारिकता थी। कहीं एक दूसरे को अहित करने वाले, हार्म करने वाले कोई घोषणाएं और कोई भी फैसले अमेरिका नहीं लिया करता था। यहाँ तक कि अमेरिका के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन उस समय नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में दोस्ती की पीगे काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ के बहाने जो भारत के साथ तनाव किया और भारत ने जो रूस और चीन के साथ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहीं न कहीं
एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो डोनाल्ड ट्रंप का जो जो अपने आप में वो बिल्कुल अपने आप को मानते हैं कि एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, उन्हें कहीं न कहीं इस बात की हड़बड़ाहट हुई, अकुलाहट हुई और उन्होंने यह भी बयान दिया कि जिस चीन के साथ भारत मिलने जा रहा है, उस चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों के साथ गुत्थम गुत्था किया और मुक्केबाजी की। भारत क्यों इस बात को भूल गया? भारतीय प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ कभी भी अपने को सहज नहीं पाएंगे। ऐसे में दोनों की तरफ से जो बयानात आए, लगा कि अब संबंधों की जो बर्फ थी वो फिर से पिघलेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो लगातार अपने फैसलों से पीठ पे छुरा घोंपने का काम करते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 और फैसले लिए और वो फैसला क्या था कि ईरान के पास जो चाबहार बंदरगाह भारत ने जो अपने मदद से बनवाया, जो कहीं न कहीं ईरान के लिए फायदेमंद तो है ही, भारत के लिए ईरान होकर के अफगानिस्तान जाने का रूट बनता है। दूसरा, पाकिस्तान के स्थित चीन का निर्मित किया गया ग्वादर बंदरगाह, उसके कहीं न कहीं समानांतर यह चाबहार बंदरगाह भारत को एक सामरिक, आर्थिक, व्यावसायिक अपने हितों को जो है प्राथमिकता देता है। दूसरा, भारत और ईरान के बीच के रिलेशन को एक नए आयाम देने का काम करता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ईरान के साथ भी गाहे बगाहे अमेरिका के तनाव होते रहते हैं। पहले अमेरिका में न्यूक्लियर पावर को लेकर के, अमेरिकी बंधकों को लेकर के ईरान के साथ तनाव होता रहा और अमेरिका कहीं न कहीं भारत की अपनी दोस्ती का हवाला देकर ईरान से तेल नहीं खरीदने का दबाव बनाता रहा। भारत ने उस दबाव को भी कहीं न कहीं इनकार किया। यह ठीक है कि अभी ईरान से तेल नहीं खरीदा जा रहा, उसकी कुछ और वजहें हैं, लेकिन अभी ईरान पर जो इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, कहीं न कहीं ईरान के प्रति पूरी भारत की पब्लिक और कहीं न कहीं डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी कहीं न कहीं वो ईरान के सपोर्ट में थी और ईरान ने भी सार्वजनिक रूप से भारत के मिले इस समर्थन का कहीं न कहीं अपने के प्रति अपने खुशी का इजहार किया। तो कुल मिलाकर के अभी चाबहार जो बंदरगाह की बात हो रही थी, अमेरिका ने उसे किसी मतलब के रूप में, किसी क्रम में उसे कुछ छूटें प्रदान कर रहा था और अभी हाल में 2 दिन पहले अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को मिलने वाली छूटों से भी जो है एक तरह से मना कर दिया। कहीं न कहीं ईरान पर वो दबाव डालने का काम किया, लेकिन वह भारत को नुकसान कर गया। कहीं न कहीं अमेरिका की जो थिंक टैंक है, जो उनकी डिप्लोमेटिक जो फैसले लेती है, उसके थिंक टैंक अलग अलग देशों पर जो असर पड़ता है उसका वो पूरा अध्ययन करती है और उनके अध्ययन में ये बात आई कि भारत भी इससे बेनिफिटेड हो रहा है, तो भारत पर दबाव डालने का काम किया जाए। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे बड़ा बम फोड़ा है वो है H1B वीज़ा, जहां से जिसके तहत दुनिया के तमाम टैलेंट अमेरिका में आमंत्रित किए जाते हैं, उन्हें स्पेशल H1B वीज़ा दिया जाता है और उस वीज़ा के जरिए भारत का टैलेंट सबसे ज़्यादा अमेरिका जाने का एक तरह से अवसर पा रहा था और दुनिया के तमाम मुल्कों में भारतीय टैलेंट की सबसे ज़्यादा पूछ थी। वह H1B वीज़ा जिसके तहत 4 लाख से लेकर के 7 लाख तक हर साल कोटा अमेरिकी सरकार जो है निर्धारित किया करती थी, उसमें 65 से लेकर के 75% भारतीय टैलेंट को मौका मिलता था। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर भी जो है कहीं न कहीं हमला कर दिया। हम सबको मालूम है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कई इलीगल इमाइग्रेंट के खिलाफ भी एक तरह से बड़ी ही त्वरित कार्रवाई की। उन्हें एक तरह से आइडेंटिफाई किया गया, उन्हें कहीं न कहीं उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और जो जिस देश के थे वहाँ उनको हाथ में हथकड़ी लगा करके डिपोर्ट किया गया और उस क्रम में भारत के सैकड़ों इलीगल इमाइग्रेंट को अमेरिका ने जो है भारत वापस लौटा दिए, बेरंग वापस लौटा दिए। भारत के पॉलिटिकल सर्किल में इस पर भी काफ़ी हंगामा मचा, लेकिन भारत ने कहीं न कहीं धैर्य का जो है वर्ण किया। टैरिफ के बाद भी भारत ने चीन की तरह कभी भी रिसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा नहीं की। हम सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ भारत का जो ट्रेड सरप्लस है वो ज़्यादा है और कहीं न कहीं भारत को बढ़त है और अमेरिका कहीं न कहीं भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। लेकिन 50% टैरिफ के बाद भी शुक्र है कि भारत का इंपोर्ट घटा और एक्सपोर्ट बढ़ा और कहीं न कहीं कुल ट्रेड डेफिसिट घटा है। पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय वार्ताकार अभी भी अमेरिका से लगातार बातचीत के संपर्क में हैं
और पीयूष गोयल अमेरिका भी जाने वाले हैं। लेकिन आज जो H1B वीज़ा जो भारत का कहीं न कहीं अमेरिका से मिलने वाला सबसे बड़ा एडवांटेज था, 1990 के बाद जो भारत में टेलीकॉम और आईटी की क्रांति हुई, जो सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन बना हुआ, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत बना, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बीपीओ में अमेरिका में भारतीय जितने आईटी प्रोफेशनल्स थे, सस्ते लागत की वजह से वहाँ की बड़ी बड़ी जो मेजर टेक कंपनियां हैं, उन्होंने भारत के टैलेंट को अपने यहाँ आमंत्रित किया और वह H1B वीज़ा के जरिए आमंत्रित किए जा रहे थे। और हमने जैसा कि बताया कि 70% वीज़ा औसत रूप से भारतीयों को मिलता था। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया कि H1B वीज़ा देने के लिए वह भारी भरकम शुल्क लगाएगा, और वो शुल्क पहले $1000 थी, अब वो $1,00,000 हो गया। यानी कि इंडियन रुपीज में वह करीब 85 से 90 लाख रुपए के बीच में होगा। और यह भी उसके साथ एक उपबंध जोड़ा गया है कि यह जो शुल्क है वह एम्प्लॉयर को देना होगा, यानी अमेरिकी कंपनियों को देना होगा, चाहे वो अमेरिकी कंपनी अपने हायर्ड वर्कर से ले और उन्हें वो अमेरिका गवर्नमेंट को ट्रांसफर करें, या अमेरिकी कंपनियों को हतोत्साहित किया जाए कि आपका अब कॉस्ट बढ़ रहा है, सरकार को एक टैलेंट मंगाने में उन्हें जो है करीब 90 लाख इंडियन रुपीज और 1 लाख अमेरिकी डॉलर खर्चना होगा, तो इससे वो हतोत्साहित होंगे और भारतीय टैलेंट की डिमांड नहीं करेंगे और अमेरिका के डोमेस्टिक जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करेंगे। आज पूरे देश के अखबार में इस पर बड़ी बड़ी खबर है। भारत के पॉलिटिकल सर्किल में भी सरकार पर हमला किया गया, लेकिन इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से ही उन्हें दूर करने का प्रयास करेगी। हम सब जानते हैं कि अमेरिका की बड़ी कंपनी अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसके अलावा जो भारत की बहुत सारी कंपनी है वहाँ पर, ये सब इंडियन प्रोफेशनल को अपने H1B वीज़ा के जरिए बुलाती हैं। अमेरिका की कंपनी भी बुलाती हैं और उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें कॉस्ट जो है कॉन्शस लगता है, कॉस्ट में कमी लगती है और उनका मुनाफा बढ़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चल रहे हैं, उन्हें अमेरिकन नेशनलिज्म, दुनिया के लीडर बनने से ज़्यादा अमेरिका के कॉमर्शियल इंटरेस्ट, अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट, अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अमेरिका को ज़्यादा बड़ा बनिया बनाने में उन्हें ज़्यादा जो है अमेरिका की महानता दिखाई देती है। तो वो कहीं ना कहीं जो पुरानी पॉलिसी रिजीम है उसको पूरा गड्ढ मड्ढ कर रहे हैं। और यह भी अब खबर आ रही है कि अमेरिका के जितने दोस्त थे, इवन कि आप चीन के अगल बगल में उनका जापान बहुत बड़ा दोस्त था, उनका साउथ कोरिया बहुत बड़ा दोस्त था, साउथ एशिया में भारत अब एक नया उनका दोस्त बना था। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरेबिया उनका एक बड़ा दोस्त था। नाटो जो कहीं ना कहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहता था, नाटो ने अपनी पूरी सुरक्षा अमेरिका के हवाले छोड़ दी थी। एक तरह से अमेरिका के वो डिफेंस उपनिवेश थे और उनको भी एक तरह से इन सब देशों को ट्रंप ने जो है नाराज किया है। ट्रंप ने एकदम सनकी भरे रवैये से उनके खिलाफ वो फैसले लिए हैं जो उन्हें नागवार लग रहा है, और उसमें भारत भी एक बड़ा देश है। सबको मालूम है कि भारत अब पहले जैसा कोई कमजोर देश नहीं रहा। आज दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स में, दुनिया के जियो पॉलिटिक्स में भारत का हर जगह दबदबा है, भारत हर जगह कोट होता है। रूस और यूक्रेन वार में रूस भी भारत को पूछता है और यूक्रेन भी पूछता है। इजराइल और हमास वार में इजराइल भारत को भी उतना ही महत्व देता है जितना वो अमेरिका को महत्व देता है। और कहीं ना कहीं भारत की जो मल्टीपोलर जो विदेश नीति है कि हर देश के साथ संबंध बना करके रखा जाए, चाहे वो अपने पड़ोस हो या फार ईस्ट हो या फार वेस्ट हो, जो अलग अलग जियो पॉलिटिक्स के 3 या 4 ब्लॉक हैं, भारत सबसे दोस्ती करना चाहता है और किसी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता। तो ऐसे में भारत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ये सारे फैसले उसको पूरे तौर पर उसका पूरा इम्तहान ले रहे हैं। और इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक नया कॉल लिया है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को आप कुछ भी कह लें कि वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है, डिक्टेटर है, ऑटोक्रेटिक फैसले लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का भारत की जनता के साथ जबरदस्त संवाद है और वो अभी अनपैरेलल है। कोई पॉलिटिकल प्लेयर और कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी मैच करने की स्थिति में नहीं है। और ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जो भारतीय जनता को जो एड्रेस करते हैं,
कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। और ये भी जिस तरीके से अमेरिका से गतिरोध हुआ और इससे पहले चीन के साथ गतिरोध हुआ, क्योंकि चीन पर हमारी बहुत सारे इंडस्ट्री का इनपुट चीन पर निर्भर करता है, तो उस समय भी भारतीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का कॉल दिया था, स्वावलंबन का कॉल दिया था। और अब अमेरिका के साथ जो ये गतिरोध आया है, भारतीय प्रधानमंत्री ने अब ज़्यादा आत्मनिर्भरता की बात करनी शुरू कर दी है, अब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन लाने की बात शुरू कर दी है, अब ज़्यादा अलग अलग जगहों में, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में ट्रेडिंग पार्टनर खोजने की बात कर दी है। लेकिन H1B वीज़ा भारत के मध्य वर्ग पर एक बहुत बड़ा जोल्ट है। कहीं ना कहीं अमेरिका, जो कहीं ना कहीं दुनिया में एक दूसरा भारत बना हुआ था, जहां 50 लाख भारतीय रहते हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अमेरिका के अलग अलग सेगमेंट में अगर लोगों की इनकम देखी जाए तो आपको यह हैरत होगी कि भारतीय नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा आमदनी भारतीयों की है। उसके बाद चीन का, फिर वाइट्स का, और फिर अलग अलग जो वहाँ पर एथनिक ग्रुप हैं उनकी आमदनी है। तो कुल मिलाकर के जो भारत से हर साल जो 5 लाख के करीब वर्क फोर्स जो H1B वीज़ा के जरिए अमेरिका में पनाह पाता था, सपने बुनता था, अपने एस्पिरेशंस को दूर करता था और दुनिया की तमाम कंपनियों के लिए एक तरह से वो फायदे का सौदा होता था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उस पर एक तरह से बम गिराने का काम किया है। लेकिन इसे हम अगर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल तरीके से देखें तो हमें यही लगता है कि अमेरिका ने अब भारत को आने वाले दिनों का सबसे बड़ा खतरा मान लिया है। क्योंकि अमेरिका को लगता है कि उसे रूस, जो कि हथियारों के मामले में, सामरिक मामले में अमेरिका को टक्कर देता है, जो सोवियत संघ के ज़माने से ही वो टक्कर देता रहा, जब स्पेस वॉर, स्टार वॉर और कोल्ड वॉर न जाने कितने वार हुआ करते थे, आज वह पुतिन के नेतृत्व में इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन मिलिटरली अमेरिका को हमेशा चौकन्ना बना करके रखता है। तो अमेरिका, मुझे लगता है, उससे भी खतरा ज़्यादा महसूस नहीं कर रहा है। अमेरिका, चीन, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक तरीके में सीधे उससे एक तरह से नेक टू नेक फाइट कर रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री हाउस है, जो दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे बड़ा जखीरा है, अमेरिका कहीं ना कहीं उसे खतरा मानता था। लेकिन लगता है कि अमेरिका के थिंक टैंक ने राष्ट्रपति ट्रंप को ये बता दिया है कि आने वाले दिनों में, अगले 20, 25 या 30 साल में, जब भारत ने कॉल किया है एक विकसित देश बनने का और 2047 तक यदि दुनिया की यह दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी जाए, तो एक ऐसे डेमोक्रेसी से अमेरिका का पाला पड़ेगा जो अमेरिका के ही तरह के डेमोक्रेसी को लेकर के चल रहा है और अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बुनियाद को पूरी दुनिया में जिसका परचम लहराने की तैयारी कर रहा है। और मुझे लगता है कि अमेरिका को इस बात का अंदेशा हो गया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की तर्ज पर अमेरिका को टक्कर देने का काम अगर कोई मुल्क करने जा रहा है तो वो भारत है। ऐसे में भारत को अमेरिका के जरिए जितना भी लेवरेज मिलता है, जिस तरीके का लेवरेज मिलता है, उस पॉलिसी रिजीम पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हमला करना शुरू कर दिया है और उसी के तहत एक एक करके पूरी अपने निर्णयों की श्रृंखला लेते जा रहे हैं। एक तरफ दोस्त दोस्त कहते हैं और दूसरी तरफ पीछे से छुरा भोंकने का कार्य राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। बेशक आने वाले दिन भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए बेहद चुनौती भरे होंगे, क्योंकि इस ग्लोबल वर्ल्ड में, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम पूरे तौर पे दुनिया से नहीं कट सकते और दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र अमेरिका से नहीं कट सकते। जहाँ कुछ भी हो वहाँ पर एक कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट, सिविल राइट्स, फ्रीडम और डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप और फ्री ट्रेड, इन कुल मिलाकर के दुनिया में आज भी वो लाइट हाउस वही मुल्क है, आज भी इंस्पिरेशन देने का वही कार्य करता है। तो भारत अमेरिका से बिल्कुल कट भी नहीं सकता, अमेरिका से वो तू तड़ाक भी नहीं कर सकता, लेकिन ये जितने बड़े फैसलों का एक तरह से मिसाइल राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर छोड़ रहे हैं, भारत के डिप्लोमेटिक थिंक टैंक को बड़े ही धैर्य का और बड़े ही सूझबूझ का और बड़ा ही टाइमली उन्हें जो है स्ट्रोक करना होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन हमारे फैसले लेने वाले लोगों को इस बात के लिए बड़ा ही इस्पात का ब्रेन लगा करके फैसले लेना होगा। तो दोस्तों, आज इसी बात पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी।
इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।